हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी ने अपना हेलीकॉप्टर कन्वर्ट किया एयर एम्बुलेंस में। इंडियन आर्मी की मॉडर्नाइजेशन ड्राइव चल रही है बिल्कुल सही तरीके से। चाइनीज वायरस के लिए अब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को देना पड़ेगा जवाब। जल्द ही स्टार्ट किए जा सकते हैं INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण। और अमेरिका के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक हुए सार्वजनिक रूप से। चाइनीज वायरस के खिलाफ जारी इस लड़ाई में क्रिटिकल पेशेंट्स को समय पर इवैक्यूएट कराने के लिए अब इंडियन नेवी ने अपने ऑल वेदर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH Mark 3 को एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया है। और जिसके लिए इंडियन नेवी के इस हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि MICU को फिट किया गया है। और इस MICU को जिस ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल किया गया है वो INS हंसा में स्थित INAS 323 स्क्वाड्रन से है। और इंडियन नेवी प्रवक्ता के मुताबिक इस ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर में MICU के इंस्टॉल होने के साथ ही अब इंडियन नेवी बाय एयर अनफेवरेबल वेदर कंडीशंस में भी क्रिटिकल पेशेंट्स को इवैक्यूएट कराने में सक्षम होगी, क्योंकि ये एक ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है। और ये 8 MICU सेट में से पहला सेट है जो HAL ने इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। और इसकी मदद से हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट करने के लिए केवल 2 से 3 घंटों के अंदर ही इस MICU को इंस्टॉल किया जा सकता है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि चीन में स्थित वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को कोरोना वायरस पर रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए अब जवाब देना पड़ सकता है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये वायरस यूनान प्रांत की गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों से कलेक्ट किया गया था। और ये जो गुफाएं हैं ये वुहान से 1500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और ऐसा भी पाया गया है कि जो लेबोरेटरी है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि इस वायरस पर रिसर्च कर रही थी वो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के डायरेक्ट कंट्रोल में आती है। और अगर इन सारी रिपोर्ट्स को एक साथ मिला के देखा जाए तो इससे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ही इस चाइनीज वायरस पैंडेमिक में प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर सामने आ रही है। इंडियन आर्मी चीफ के मुताबिक आर्मी की मॉडर्नाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। और इसी के साथ आर्मी चीफ ने इस बात की आशंकाओं को भी खारिज किया है जिसमें इस तरह की संभावना जताई गई थी कि पूर्व लद्दाख में LAC पर चीन के साथ एक लंबे स्टैंड ऑफ के लिए इंडियन आर्मी को और रिसोर्सेज की जरूरत होगी और जिसके लिए नए वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स खरीदने के लिए फोर्स को फंड की कमी पड़ सकती है। लेकिन इंडियन आर्मी चीफ ने इस आशंका को खारिज किया है। और जबकि उनका ये कहना था कि पिछले फिस्कल ईयर में करीब 21,000 करोड़ रुपए तक की कीमत वाले 59 कॉन्ट्रैक्ट्स को कंक्लूड किया गया है। और जबकि इसी तरह आगे भी कई सारे कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स लाइन में हैं। और इंडियन आर्मी की जो मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है वो बिना किसी डिफिकल्टी के चल रही है। और इसके लिए हमें जिन रिसोर्सेज की जरूरत है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि पिछले फिस्कल ईयर में जो 59 कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड किए गए हैं उनमें से 44 कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास है वो इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट्स के तहत पूरे किए गए हैं। और जबकि मीडिया इंटरेक्शन के दौरान इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर भी बात कही कि फरवरी में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उस वजह से LOC की सिक्योरिटी सिचुएशंस में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के साथ अपने बायलैटरल टाइज को ऊपर लेकर जाना चाहता है तो उसे उसके जमीन से ऑपरेट होने वाले टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई करने की जरूरत है। और इसलिए आर्मी चीफ के मुताबिक ये सीज फायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस को नॉर्मल करने की तरफ उठाया गया केवल पहला कदम है। और अभी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पूरी होनी बाकी हैं। और उनका यह भी कहना था कि हमारे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे हम ये यकीन कर सकें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया गया है, क्योंकि असल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कई सारे आतंकी संगठन अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और वे अभी भी खतरा बने हुए हैं। और ये सभी संगठन संयुक्त रूप से ऑपरेशनल भी हैं। और इसलिए आर्मी चीफ के मुताबिक साउथ एशिया में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म ही सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर पाकिस्तान इनके खिलाफ कोई ठोस कदम लेता है तो इससे निश्चित रूप से रिलेशंस काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे। हालांकि वो बात अलग है कि आतंकवाद पाकिस्तान और निकम्मे पड़ोसी के लिए एक मुख्य व्यापार का स्रोत है। अगर वो उसे ही बंद कर देगा तो फिर वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या। लेकिन फिर भी हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि ऐसा दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान को शायद ये बात समझ में आए कि आतंकवाद फैला के उसका कभी भी भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो फिर हम पाकिस्तान को लेकर तो उम्मीद कर ही सकते हैं। बाकी आर्मी चीफ ने क्वाड ग्रुप को लेकर भी एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना था कि कुछ कंट्रीज क्वाड ग्रुप को एक मिलिट्री अलायंस की तरह पोर्ट्रे कर रही है। हालांकि वो बात अलग है कि जो इस तरह के फर्जी दावे कर रहे हैं उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। और आर्मी चीफ ने फिर से स्पष्ट किया है कि क्वाड कोई भी मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसका बस प्रमुख उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ विशेष मुद्दों को मिलकर सुलझाना। नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC कैडेट्स को अब जल्द ही सैटेलाइट इमेजरी और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड मैपिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्हें NCC के बारे में ही नहीं पता है या फिर वे ये जानना चाहते हैं कि NCC को ज्वाइन कैसे करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो बता दें कि इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुके हैं
जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि यूरोप में तैनात अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स की सीक्रेसी अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जिन अमेरिकन ट्रूप्स को तैनात किया गया था, तो उन्होंने इन वेपन्स की जगह और अन्य चीज़ों को याद रखने के लिए कुछ लोकप्रिय एजुकेशन वेबसाइट का इस्तेमाल किया, और जिस पर उन्होंने इन वेबसाइट पर फ्लैश कार्ड बनाया और इसमें उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की बिल्कुल ठीक जगह और अन्य गुप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल को डाल दिया। लेकिन अब हुआ यह है कि ये फ्लैश कार्ड लीक होकर सार्वजनिक हो गए हैं और अमेरिकन ट्रूप्स की इस भारी गलती का खुलासा इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट बेलिंगकैट ने किया है। और बेलिंगकैट के मुताबिक अलग अलग जगहों पर बनाए शेल्टर से खुद को परिचय कराने के लिए चेकप्रेप, क्विजलेट और क्रैम जैसी वेबसाइट पर यूएस ट्रूप्स ने डिजिटल फ्लैश कार्ड बनाया और जिस पर उन्होंने परमाणु बमों के ठिकाने, सुरक्षा प्रोटोकॉल शेड्यूल और पहचान संख्या को डिटेल में डाल दिया। और फिर बेलिंगकैट के पत्रकार ने भेजी सिंपल तरीके से ऑनलाइन सर्च के बाद यूएस ट्रूप्स द्वारा बनाए गए इन फ्लैश कार्ड को तलाश लिया और जिससे ये भी मालूम पड़ा कि यूरोप में अमेरिका के 6 न्यूक्लियर डिवाइस स्टोर हैं। और बेलिंगकैट ने अपनी सर्च में पाया है कि चेकप्रेप वेबसाइट में करीब 70 फ्लैश कार्ड हैं और इनको स्टडी का नाम दिया गया था और इसमें नीदरलैंड में स्थित वॉलकेल हवाई ठिकाने पर बने शेल्टर्स की पूरी जानकारी थी और इन शेल्टर्स के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखा गया है। और जबकि एक फ्लैश कार्ड में सवाल पूछा गया था कि वॉलकेल ठिकाने पर कितने परमाणु बम हैं, तो इसके जवाब में कहा गया था कि 11, और जबकि एक अन्य कार्ड में कहा गया था कि 11 हैं, जिनमें से 5 गर्म हैं और बाकी 6 अन्य ठंडे हैं। और इसी तरह अन्य फ्लैश कार्ड में से इटली के एवियानो एयरबेस, टर्की, बेल्जियम और जर्मनी में अमेरिका के परमाणु ठिकानों के बारे में जानकारी दी गई है और कुछ कार्ड्स के अंदर तो सुरक्षा कैमरे जैसे गोपनीय जानकारी के बारे में भी बताया गया है। हालांकि बेलिंगकैट के इस खुलासे में कितनी सच्चाई है इसको तो पता बाद में लगेगा, लेकिन फिलहाल इसके बाद से काफी बवाल मचा हुआ है। और ये भी बता दें कि यूएस मिलिट्री के इस पर कोई कमेंट करने से पहले ही बेलिंगकैट की रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी थी। कल शनिवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कुछ आतंकियों द्वारा ओपन फायर किया गया था और इस फायरिंग में 2 सिविलियंस की जान जाने की खबर है। और पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये हमला अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बिजबेहरा एरिया में हुआ है और बाकी इस हमले के बाद से पूरे एरिया की घेराबंदी की गई है और जो हमलावर थे उनको पकड़ने की कोशिश जारी है। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल भारत पाकिस्तान सीमा पर जो घुसपैठ की कोशिशें हैं वो ज़्यादा हुई हैं और ये घुसपैठ की कोशिशें भारत के पंजाब फ्रंटियर पर सबसे ज़्यादा देखी गई हैं, जहां करीब 23 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। वहीं जम्मू में 10 बार, राजस्थान में 5 बार और कश्मीर और गुजरात में 1-1 बार। और जबकि पिछले साल 1 जनवरी से 20 मई तक केवल पंजाब, जम्मू और गुजरात से ही घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार राजस्थान फ्रंटियर से भी घुसपैठ करने के प्रयास किए गए हैं। और हर कोई जानता है कि इन घुसपैठियों को पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी आर्मी का पूरा सपोर्ट रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये कहते हैं कि भारत के साथ भी बातचीत तभी शुरू करेंगे जब भारत आर्टिकल 370 हटाने वाले फैसले को वापस ले लेगा। खैर, इनकी तारीफ में और क्या ही कहें, लेकिन आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के जल्द ही समुद्री परीक्षण स्टार्ट किए जा सकते हैं और जैसे कि संभावना जताई गई है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अगले साल तक इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन कर दिया जाएगा। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी है जिसमें कुछ एनालिस्ट का मानना है कि इंडियन नेवी की 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स को विकसित करने वाली योजना में अमेरिका, यूके और रशिया की तुलना में फ्रांस की भारत के साथ पार्टनरशिप करने की सबसे ज्यादा संभावना है। बाकी एक रिपोर्ट इजराइल से है, जहां इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से दावा किया गया है कि अभी जो हमास के साथ उनका विवाद हुआ था, तो ये दुनिया का ऐसा पहला युद्ध था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटिंग को इस्तेमाल किया गया था। यानी कि इजराइल के मुताबिक उन्होंने हमास के खिलाफ दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर लड़ा है। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इस दौरान उन्होंने अपने ऑपरेशंस के कुछ नए मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया और अपनी डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को इस्तेमाल किया था। और इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ये भी कहना है कि उनके जेट्स ने जो गाजा स्ट्रिप में स्थित हमास और इस्लामिक जिहाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया था, तो उन टारगेट को पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया था और उसी के बाद फिर उन पर एक्शन लिया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में उन्होंने एआई टेक्नोलॉजीज जो कि पहले से मार्केट में उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल किया था और युद्ध में एआई टेक्नोलॉजी प्रभावी तरीके से काम करे इसके लिए सिस्टम में कई सारा रॉ डेटा इंसर्ट किया गया था, जो कि हमने सैटेलाइट्स, एरियल रिकॉनेसेंस व्हीकल्स, फील्ड एजेंट्स, ग्राउंड इंटेल और कई सालों की इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हासिल किया था। और डेटा को कलेक्ट करने के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और जियोग्राफिकल इंटेलिजेंस, ऐसी अलग अलग टेक्नोलॉजीज, ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए थे। और फिर जिसके बाद ये सारा डेटा सुपर कंप्यूटर्स में फीड किया गया ताकि एक इफेक्टिव स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए मिलिट्री को बिल्कुल सटीक तरीके से गाइड किया जा सके। और इजराइल का मानना है कि एआई की मदद से जो लड़ाई थी उसके समय को काफी कम करने में मदद मिली है। और इसके लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था
कि हमास ने जिस मेट्रो टेरर टनल नेटवर्क को बनाने में लगभग 1 दशक तक का समय लगाया, इसराइल ने उसे केवल 5 दिन के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दिया। और इसराइल की तरफ से भी बताया गया है कि उनके इस करंट ऑपरेशन का एक सबसे खास फीचर ये भी था कि उन्होंने हमास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क को टारगेट करने के लिए उन्हें प्री आइडेंटिफाई किया था। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।